परदेश की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। मैं हूं जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण। आज की चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं पीसी थपलियाल जी, पूर्व सैनिक भी हैं और क्षेत्रीय राजनीति के पुरोधा भी हैं। आप राज्य आंदोलन से लेकर अब तक की राजनीति को भली भांति देख रहे हैं और जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों का जो इस समय देखने में आ रहा है, तो क्या क्षेत्रीय दलों की ओर बढ़ रहा है जनता का रुझान? आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर आप बताइए कि क्षेत्रीय दलों की जो स्थिति है 2027 में, क्या लग रहा है कि जनता में रुझान पहले की अपेक्षा बढ़ रहा है? देखो, रुझान से पहले ये समझने की जरूरत है कि दोनों राष्ट्रीय दलों ने जनता को निराश किया। यानी 25 सालों में एक एक्सपेक्टेशन थी, एक आशाएं थी कि ये राज्य आगे बढ़ेगा। इस राज्य के जो उत्तर प्रदेश में जिस विकास की लौ को हम नहीं देख पाए, वो हम शायद राज्य बनने के बाद देख पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा नहीं हुआ तो नेचुरली जनता का रुझान जो है वो क्षेत्रीय राजनीति की ओर, यानी वो ढूंढ रही है कि कोई है जो इन दो का विकल्प उत्तराखंड में बन सके। ये तो सचमुच रजत जयंती के इस जो महापर्व, ये सोचिए रजत जयंती मना रहा है मेरा उत्तराखंड, और तो पूरी जनता है वो पूरे निराशा के दौर में है, अंधेरों में है। इसलिए वे देख रहे हैं कि कोई है जो इनको विकास की लौ दिखा सके। ये निश्चित है, ये मैं मानता हूं। चलिए, निश्चित है। और सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, अभी हमने उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता को भी इनवाइट कर रखा है, अभी नहीं जुड़े हैं, और भी कई राजनीतिक विश्लेषकों को भी आमंत्रित किया है। देखते हैं कि कौन जुड़ता है कौन नहीं जुड़ता है। थपलियाल जी हमारे साथ में हमेशा खड़े ही रहते हैं, तो ये भी आप बहुत साधुवाद है आपको कि आप हमेशा क्षेत्रीय मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं और सच को सच और झूठ को झूठ भी साबित करते हैं, और वास्तविकता की ओर आपका ध्यान रहता है कि जो वास्तविक स्थिति है। अभी जिस तरीके से देख रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल की अगर हम बात करें इस समय, तो उसके अलावा भी बहुत सारे दल हैं जैसे पहले से कहा जा रहा था, लेकिन इस बार तो लग रहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल, क्योंकि पहले तो हम लोग बात करते थे कि भाई क्या बोलते हैं कि बहुत सारे दल हैं, 60 के करीब दल हैं, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं आ रहा है कि कौन दल है। तो सबसे ऊपर तो यूकेडी है या कोई और भी है आपके हिसाब से? बात करो, देखो बता दे कि जुड़ जाएंगे डिबेट देखो, में। हाँ, उत्तराखंड क्रांति दल चूंकि पुराना, सबसे पुराना दल है, और इस दल ने उत्तराखंड की राजनीति में अपना हस्तक्षेप किया है। यानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने विधायक भेजे हैं, और जब नया राज्य बना तो भी पहली विधानसभा जो चुनी हुई बनी थी उसमें भी उत्तराखंड क्रांति दल का प्रतिनिधित्व था और 4 विधायक थे। तो इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल को खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आशाएं उत्तराखंड क्रांति दल से थी, उन आशाओं की प्रतिपूर्ति करने में, उसको फुलफिल करने में कहीं न कहीं उत्तराखंड क्रांति दल सफल नहीं हो पाया। ये चिंता का विषय है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो कारण है इस यहाँ पे अगर हम उसका विश्लेषण कर पाएंगे तो अच्छा होता, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल के अलावा और दल भी हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल के, नमस्कार साहब, मुझे नैथानी जी का स्वयं का उत्तराखंड जो जन विकास पार्टी उनकी है, वो भी एक पार्टी के अध्यक्ष है। माननीय कैप्टन राकेश ध्यानी साहब हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के
प्रवक्ता हैं और जी बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व हैं और हर आंदोलन में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं। तो लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल के अलावा जो अन्य दल हैं इस समय, जी जी। वो अभी आपको न दिखाई दे, लेकिन चुनाव में ऐसे दिखाई देते हैं कि हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाता है। ठीक है। तो कैसे? मतलब अभी जब चुनाव आएगा तो चुनाव में आपको स्वाभिमान मोर्चा भी दिखाई देगा, आपको उत्तराखंड जनता पार्टी दिखाई देगी, आपको उत्तराखंड जो हिमालयन क्रांति पार्टी दिखाई देगी, आपको इतने दल मतलब बसपा दिखाई देगी, समाजवादी पार्टी दिखाई देगी, आपको यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल दिखाई देगा, यहाँ पे आपको सीपीआई दिखाई देगी, सीपीआई एम दिखाई देगी, आपको सीपीआई एमएल दिखाई देगी। तो जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा 10-12 दल खड़े हो जाते हैं तो वहां पे जनता कंफ्यूज सी हो जाती है। ये जी इस चीज को अभी से अगर हम उसका विश्लेषण, उसका आकलन नहीं करेंगे और यही बोलते हैं कि हम ही हैं, आ जाओ, तो वहां पे मेरे को मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। आपने देखा होगा कि हर बार उनका नेतृत्व ये कह रहा है आ जाओ, तो ये सारे दल क्या आ सकते हैं वहां? मैं तो कभी भी नहीं ला सकते ये लोग। इवन उत्तराखंड बिल्कुल। क्रांति दल डी भी बना हुआ है, ठीक चुनाव के टाइम पे वो भी खड़ा होगा। क्योंकि हम 25 साल से मैं चुनाव फेस करता जा रहा हूँ और मुझे मालूम है, ठीक है उत्तराखंड क्रांति दल होता है मुख्य दल के रूप में, लेकिन जैसे ही चुनाव का धुआं उठता है तो तमाम दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा आ जाते हैं। तो इसका निवारण, इसका क्या सोल्यूशन है? बहुत ही हमारे यहाँ पे जो मुजीब ध्यानी जी हैं, मुजीब नेठानी साहब हैं और ध्यानी साहब हैं, इसका विश्लेषण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि इसका क्या ठीक है। निदान। जी सर। जी क्या सर। निदान है? ठीक है। क्या क्षेत्रीय दलों की ओर बढ़ रहा है जनता का रुझान, ये विषय है और इसी विषय पर हमने आप सबको आमंत्रित किया है। तो राकेश ध्यानी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उत्तराखंड क्रांति दल के आप प्रवक्ता भी हैं और जिम्मेदार पद पर आप आसीन हैं। मुजीब नैथानी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में हमेशा से जुड़ते आए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो राकेश ध्यानी जी के पास आऊंगा मुजीब नैथानी जी से पहले। ध्यानी जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं क्षेत्रीय दल की अगर हम बात करते हैं तो यूकेडी नंबर 1 की स्थिति में है, तो क्या जनता का रुझान बढ़ रहा है आपकी तरफ? जी बिल्कुल, जनता का रुझान इस बार एक एक स्विंग आया हुआ है इसमें, और आप खुद उसको अनुभव कर रहे हैं क्योंकि आप पत्रकार हैं, घूमते रहते हैं, सब क्षेत्रों में जाते रहते हैं। तो एक जनता में जी एक उबाल है और कुछ उसका उसका मुख्य कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नाकामी, कि जिस तरह से ठीक। हमारे जल जंगल जमीन को इन दोनों दलों ने बेच के अपने आकाओं को खुश किया है, खुश करने की कोशिश की है। खुश तो कभी कोई 100% किसी को कर नहीं सकता है। कल उत्तराखंड क्रांति दल भी अगर वो बिल्कुल। सरकार बनाएगी तो 100% को सेटिस्फेक्शन करना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हमारी कोशिश क्षेत्रीय दल की रहेगी कि हम हर जी उस तबके को खुश करने में अपनी पूरी ताकत लगाएं जिससे प्रदेश का और प्रदेशवासियों का हित हो। और ठीक है। रही बात लोगों के विश्वास की, तो लोग आज बाहें खोलकर खड़े हैं कि रीजनल पार्टी सामने आए, क्योंकि रीजनल पार्टी को ही अब जो है, रीजनल पार्टी का क्या है कि उसको किसी आका को खुश करने की जरूरत नहीं है, उसको अपनी जनता को खुश करना है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है जनता, और अगर मैं अपनी जनता को खुश करने के लिए कुछ कर सकता हूं तो शायद उससे बड़ा काम लोकतंत्र में कोई नहीं है। मुझे किसी आका को, उत्तराखंड क्रांति दल को किसी आका को खुश करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा अभी हमारे अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ, क्या पारदर्शिता उसमें अपनाई गई। 8 लोगों ने उसमें अपना नॉमिनेशन किया और एक पारदर्शी रूप में एक क्लीन निकल के सामने आया है। और जिस दिन से हमारे माननीय अध्यक्ष श्री कुकरेती जी ने अपना पदभार संभाला है, एक नई क्रांति पूरे उत्तराखंड में आई हुई है और ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है और पॉजिटिव साइन भी है प्रदेश के लिए।
चलिए, पॉजिटिव साइन है तो अच्छी बात है। आज कुकरेती जी से भी मेरी बात हुई है, लंबी वार्ता हुई है। वो अलग विषय पर हुई है, उसका मैं यहाँ पर वो नहीं करूंगा। नैथानी जी के पास आऊंगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पहले की अपेक्षा क्या रुझान बढ़ा है जनता के बीच, नैथानी जी? देखिए, राजनीतिक रूप से अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मोह भंग सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति है। भारतीय ठीक जनता है। पार्टी की जो जो विचारधारा है उससे कोई मोह भंग नहीं हुआ है उनका। तो बेसिक बात यह है कि जो वोट बैंक जिसे हम कहते हैं, जो मैक्सिमम वोट कोई भी पार्टी गेन करती है, वो उसके जी। पीछे उसकी विचारधारा का पूरा हाथ होता है। विचारधारा जो है वो सबसे ज्यादा वोट गेन करवाती है। उसके बाद अन्य फैक्टर होते हैं, जैसे कि कहीं कोई ठाकुर को खड़ा कर दिया, किसी ब्राह्मण को खड़ा कर दिया, किसी पैसे वाले को खड़ा कर दिया, किसी लोकप्रिय जनप्रिय नेता को खड़ा कर दिया। ये फैक्टर अलग अलग चलते हैं, पर जो सबसे ज्यादा वोट गैदर करते हैं वो विचारधारा करती है। क्योंकि मैक्सिमम वोटर को भले ही लोग कहते रहे कि वोट खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, कम से कम उत्तराखंड जैसे राज्य में जो 80% से ज्यादा जनता है वो बिना किसी खरीद के और बिना किसी के दबाव में वोटिंग करती है। उसको जो आदमी सही लगेगा वो उसको वोट करके आएगा और आके बता भी देगा कि मैंने इसको वोट किया, भाई तुम्हें वोट नहीं किया। इस तरीके का उसके चेहरे से पता लग जाता है कि इसने हमें वोट दिया कि नहीं दिया। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की करनी कथनी से में जो विरोधाभास हो गया है, और जो सिस्टम में लैकिंग ये आ गई है कि पहले क्या होता था कि जो छुटभइये नेता होते थे, चाहे वो किसी पार्टी के हों, सत्ता किसी सरकार की हो, पर शहर के अंदर अगर वो सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की है तो बीजेपी के नेताओं की भी चलती थी। अधिकारी उनकी बात को मानने पर विवश होते थे। आज की तारीख में यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी नहीं चल रही है। तो इसका वो बात अलग है। विचारधारा की जैसे आपने बात की, तो क्षेत्रीय विचारधारा के समर्थक तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। अगर विचारधारा पे ही चुनाव जीता जा रहा है तो फिर तो वही मैं विचारधारा तो सबसे प्रबल, अगर बात करें तो क्षेत्रीयता की विचारधारा सबसे प्रबल है उत्तराखंड में। तो ये देखिए, ये चीज कोई पकड़ना नहीं चाहता। मैं आपको बताऊं कि 1932 में अंग्रेजों ने पूरे देश में जो विभिन्न छिटके हुए समाज थे जिनकी संस्कृति को खतरा था, उनको बचाने के लिए रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रिक्ट एरिया की परिकल्पना की थी। जो आज शेड्यूल 5 और 6 की बात करते हैं वो बेसिकली वहां से शुरू हुई थी। उसमें उत्तराखंड के केवल 2 तहसीलें वो खोज पाए, एक जोशीमठ तहसील, एक पिथौरागढ़ तहसील। और उन्होंने ये कहा, प्रपोजल दिया कि भाई क्या ये रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रिक्ट एरिया में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो इसमें जब अधिकारियों ने, जो लोकल अधिकारी थे, उन्होंने रिपोर्ट बना के यहाँ से भेजी, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि गढ़वाली समाज जो है और उत्तराखंड का समाज जो है ये मुख्य धारा का समाज है और मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है, ये अलग थलग नहीं है। इसकी अपनी जो विचारधारा है इस समाज की, वो उसको आप इस तरीके से उसको ओवर रूल नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से जो 2 रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रिक्ट एरिया बनने थे वो खत्म हो गए। अब उस जमाने में जब ये एक बात हो रही थी, गोविंद बल्लभ पंत हमारे बहुत बड़े नेता थे, वो संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री हो गए। तो यहाँ के जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने भी इसका विरोध किया कि हम तो इस देश के अग्रणीय सिपाही हैं, हमें तुम उस पीछे वाले कंपार्टमेंट में क्यों धकेल रहे हो एसटी में। गोविंद बल्लभ पंत ने भी इसका विरोध किया था। और बात भी सही थी कि उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों ने भारत की राजनीति में भी, भारत के सेना में भी और भारत के हर क्षेत्र में, आप ओएनजीसी में चले जाइए वहां आपको, आप बीएचईएल में चले जाइए वहां आपको, बीएल में, तो जो राष्ट्रीयता की भावना है, अगर किसी भी पूरे भारत देश में जो राष्ट्रीयता की भावना है वो गढ़वाली और कुमाऊनी समाज में सबसे ज्यादा है।
और सबसे उस अधिक है। राष्ट्रीयता से आज तक समझौता नहीं हो पाया है। और इसके गवाह यूकेडी के महेंद्र सिंह रावत जी खुद हैं। जब वो राज्य आंदोलन के दौरान हमारे जो सैनिक भाई लोग थे उनसे मिले, तब उन्हें यह अनुभव हुआ कि जो वो राज्य के प्रति सोचते हैं, वो जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं, वो उस तरीके से नहीं सोचते, क्योंकि वो देश और राज्य को एक ही, अगर देश सही रहेगा तो हमारा राज्य तो अपने आप सही रहेगा। तो जो हमारी ये जो भावना है, अगर इसके अंदर एक रीजनल स्पिरिट वाकई होती तो हमारे लोग 2002 में ही नहीं भी आते तो 15 से 20 आ सकते थे, बसपा से तो आगे ही होते। बिल्कुल, बसपा से क्या आगे है, होते, वो भी ठीक तो बात। राजनीतिक विचारधारा की पार्टी है, उसके अलावा उसका कोई वोट बैंक नहीं। और यहाँ जो है उसने 8-8 विधायक दिए, आज भी उसका विधायक है। तो ये बात सोचने वाली बात यही है कि गढ़वाली और कुमाऊनी समाज के अंदर देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि इसमें जो है रीजनल की चाशनी काम नहीं कर पा रही है। दिवाकर ठीक भट्टी है, जैसे आपने स्पष्ट आदमी कर का दिया, बिल्कुल आपने स्पष्ट कर दिया कि इसमें चाशनी काम नहीं कर पा रही है नहीं कर पा, है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब छबलियाल जी के पास आऊंगा, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं जी। सर, नैथानी जी कह रहे हैं कि आपका माइक बंद है, और नैथानी जी कह रहे हैं कि ये देखिए क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं वो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हैं, और क्षेत्रीयता की बात करना उन तो बेईमानी है। मतलब आपको क्या लग रहा है, सहमत हैं आप? ये तो बहुत बेबाक तरीके से उन्होंने इसका विश्लेषण किया। अभी इवन कल की डिबेट में भी थे वो, और उन्होंने बेबाक करके कल भी विश्लेषण किया। मैं रियली आई एग्री, आई सल्यूट यू कि आज उन्होंने बिल्कुल एक जो रियल स्थिति है इस पहाड़ के समाज की, उसको, जबकि कुछ लोग यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल की बात करके हमको धकेलना चाहते हैं अंधेरों में, ये कह के कि साहब इससे तुम मालिक बन जाओगे। अरे जो सरकार अभी हमें एक डिफेक्टिव भू कानून दे रही है, जो सरकार हमारे मूल निवास से हटकर काम कर रही है, जो सरकार हमारे संसाधनों को बेचने में उतारू है, और उसके बाद उसका एक विचारधारा, देखो कितना बढ़िया ढंग से बोला उन्होंने कि इन तमाम डिफेक्टिव सोच के साथ जो उनकी एक हिंदुत्व की विचारधारा है, उससे संलग्न होकर उत्तराखंड का समाज कहीं न कहीं भाजपा की विचारधारा के इर्द गिर्द ऑर्बिट में घूम रहा है। हाँ, अब इस ऑर्बिट से कैसे निकाला जाए, ये होता है क्षेत्रीय नेतृत्व का काम। क्योंकि राष्ट्रीय भावना मराठियों में भी थी, और तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है। केरला के लोग तो विश्व में फैले हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर मराठा ने अपनी शिवसेना खड़ी कर दी, तो उसके पीछे के कारणों को अगर हम ढूंढे, और इसके हटकर भी दिल्ली तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कि पूरे राष्ट्र का हृदय था, और उसमें भी केजरीवाल ने धमाका किया, 70 में से 67 सीट जीतकर, और पूरे शॉर्टेस्ट पीरियड में राष्ट्रीय पार्टी का तकमा लगाया, राष्ट्रीय पार्टी का। देखिए आप, ये व्यक्ति की योग्यता होती है कि उसने क्योंकि शॉर्टेज इसलिए बोल रहा हूं मैं कि 2012 में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, और 2012 में रक्षा मोर्चा भी बना था। यहाँ रक्षा मोर्चा का नेतृत्व जनरल कर रहा था, यार वहां आम आदमी पार्टी का नेतृत्व केजरीवाल कर रहा था। और केजरीवाल ने 10 साल के अंदर अपने को ऐसा स्थापित किया कि गोवा में भी अपनी पहुंच बना दी, गुजरात में अपनी पहुंच बना दी, पंजाब में अब देखो अब सरकार बना दी। तो वो तो राष्ट्रीय पार्टी का, हाँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जन्म हो सकता है, तो उत्तराखंड की धरती पर भी एक सशक्त क्षेत्रीय दल का जन्म हो सकता है। और उसका कारण इसलिए है कि जो इस तरह से भाजपा का बिहेव है, अब इसमें 2 धाराएं बटी हुई हैं। एक धारा जो उसके विचारधारा का ऑर्बिट बनी हुई है, जो नैथानी जी ने कहा, और एक धारा जो उसकी बेईमानी को देख रही है। बेईमानी राइट फ्रॉम वन डे। मैं
पर आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने पुनर्गठन विधेयक बनाकर पूरा हरिद्वार हमारे गले में डाला, किस तरह से उनकी बहुत बड़ी बेईमानी भारतीय जनता पार्टी ने की। और जिस दिन ये समझ जाएगी जनता कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंडियों के साथ बहुत, क्योंकि उनका जो एक फंडा है कि जो जिस राज्य का मूल है उसको डाइल्यूट करो, हरियाणा के जाटों को डाइल्यूट करो, पंजाबियों के सरदारों को डाइल्यूट करो, मराठियों के मराठों को डाइल्यूट करो, वैसे ही इनका टारगेट है उत्तराखंडियों में गढ़वालियों को डाइल्यूट करो। गढ़वाली एक ऐसी ताकत है क्योंकि जो उत्तराखंड की मूल शक्ति है। अब हमें विचार करना है कि हम डाइल्यूट होना चाहते हैं कि हम जिंदा रहना चाहते हैं। यहां से शुरू होता है और इस परिप्रेक्ष्य में जो यूकेडी नहीं कर पा रही है, इसलिए हम आक्रोशित है यूकेडी से, क्योंकि यूकेडी ने पृथक राज्य की अवधारणा का जन्म दिया। उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म ही पृथक, और जब राज्य बन गया तो तुम उसको संभाल क्यों नहीं पा रहे हो, ये सवाल खड़ा आज हमारी छाती पे 25 साल 30 साल से रोकता जा रहा है कि क्या हो गया। जो आज स्थिति है यूकेडी की, कैप्टन ध्यानी जी ने बहुत बेबाक होके कहा कि भाई उत्तराखंड क्रांति दल की चाहत लग रही है हमें जनता के बीच में, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल उस चाहत को पूरा कर पाने में कहां तक काम करता हुआ दिख रहा है। और कैप्टन ध्यानी जी उसी घर के अंदर रहते हैं, तो हम उनसे वास्तव में सुनना चाहेंगे कि उनकी क्या रणनीति है कि इस चाहत को वो क्योंकि मैं एक बहुत बार बोल दिया हूं कि अगर राज्य बन गया तो हम 6 महीने भी इस राज्य को संचालित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये राज्य अब अपनी टांगों में नहीं खड़ा है। इसकी आर्थिकी पूरी तौर से दिल्ली के कटोरा इकोनॉमी में कन्वर्ट होती है। बिल्कुल तो इसलिए इन चीजों का विश्लेषण बहुत मैं नेथानी साहब से भी मैं उत्सुकता से इसको कहना चाहता हूं, और ध्यानी साहब किस तरह से इसको करेंगे तो एक डिस्कशन में हम आगे बढ़ पाएंगे सर। बिल्कुल ध्यानी जी आपकी तरफ आगे ही अगेन जी बताइए। दोनों ही वरिष्ठ आंदोलनकारी हैं, बहुत विस्तृत रूप से और बहुत बारीकी से इन्होंने एक चीज को समझाया या और ये सच्चाई है, मतलब इसमें वास्तविकता है, वास्तविकता को अपना बिल्कुल नकार नहीं सकते आप। जैसे नेथानी जी ने कहा कि अब जो है एसटी का जो हमें दर्जा लेने के लिए हमेशा प्रोग्रेसिव होना चाहिए, आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है हमें। तो ये मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन जहां तक शेड्यूल 5 का है या भू कानून का है, ये हमारे पार्टी के मुद्दे हैं, इनमें हम आगे काम करेंगे। व्यक्तिगत मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ उत्तराखंड क्रांति नहीं, हम तो केवल पार्टी के आप बिल्कुल आपकी पार्टी का पक्ष बिल्कुल मैं उसी हिसाब से कह रहा हूं कि उन्होंने तो बता दिया आपका क्या कहना है, किस तरीके से उन्होंने तो जो चैलेंज है वो बताए हैं कि ये चैलेंज है और इसलिए शायद ये सारी स्थिति बनती है। अभी उस चैलेंज को आप कैसे पार पाएंगे? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और नेथानी जी ने एक और बात बताई कि हमारे जो गढ़वाली और कुमाऊनी लोग हैं, क्योंकि हम सैनिक बहुल्य प्रदेश से हैं, और सैनिक क्या होता है, देश का होता है। हम केवल पाकिस्तान, चाइना, इन लोगों से हम मतलब उनको दुश्मन मानते हैं। हम अपने प्रदेश में ना तमिलनाडु को, ना केरला को, महाराष्ट्र को, किसी को नहीं मानते। हम सब एक उसमें चलते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नेचुरली एक चेंज आया था, फौज के अंदर भी आया, और एक उस देशभक्ति के ऊपर एक मतलब विश्वास जगा लोगों को। भले देशभक्त हमारे सैनिक पहले से थे, लेकिन एक थोड़ा उसमें उनको इंडिपेंडेंट पावर मिली, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव सेना के मैक्सिमम लोगों का हुआ। और उसी का अंजाम है, क्योंकि हम उत्तराखंड में सैनिक बहुल्य प्रदेश से हैं, तो हमारे परिवार वालों ने या हमने खुद इस चीज को दरकिनार कर दिया कि हम हमारी रीजनल पार्टी को मजबूत करना है। और लेकिन हमने कहा देश हित फर्स्ट, तो उसके हिसाब से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़े रहे, सभी लोग जुड़े रहे, 95% जुड़े रहे। और उसका अंजाम आज ये हुआ कि देश के लेवल में जो भी है बहुत अच्छा है, हमें उसमें कोई हम मोदी जी के ऊपर या योगी जी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहे,
लेकिन जो दयनीय स्थिति हमारे प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने कर दी, उस चीज से हम बड़े आहत हैं। और आज उसी का कारण है कि जो सैनिक राजनीति में आना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि राजनीति में सीधा बोलने वाला आदमी कभी भी पसंद नहीं आएगा। अगर पसंद आता तो शायद हमारे जनरल खंडूरी साहब पूरा टर्म अपना एक मुख्यमंत्री रहते और प्रदेश की स्थिति सुधर रही थी। लेकिन बहुत सारे उन्हीं के भाई लोग ऐसे थे कि जिनको पसंद नहीं आया, तो थोड़ा टफ है सैनिकों के लिए। लेकिन सैनिकों में भी अब बदलाव आ चुका है और उसी बदलाव का अंजाम है कि आज उत्तराखंड क्रांति दल अपनी मजबूती की ओर बढ़ रहा है। और देखो, मेहनत करनी पड़ती है, हम मेहनत में लगे हुए और निश्चित है कि हम जो है एक दिन बहुत जल्दी उत्तराखंड के अंदर अपनी सरकार बनाएंगे। पहले तो हमें उम्मीद यह है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस 2027 में देने वाले हैं और 2027 के बाद ये हमारी एक योजना के तहत भी है कि 2032 में हम यहाँ से क्षेत्रीय दलों का निपटारा कर देंगे, भले ही कोई दूसरी रीजनल पार्टी एक और खड़ी हो जाए। लाइक तमिलनाडु में डीएमके है, एआईडीएमके है, केरला में एलडीएफ यूडीएफ है, महाराष्ट्र में जो है, ऐसे तो बहुत सारी पार्टी खड़ी हो गई है ज्ञानी जी, ऐसे तो बहुत सारी पार्टी खड़ी हो रखी है। नहीं है जरूर, लेकिन हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों का हमने यहाँ से निस्ता नबूद मिटाना है और वो उस पर हम काम कर रहे हैं। हमें हमारे खिलाफ क्योंकि देखो, एक पार्टी कभी भी राज करेगी तो अपनी मनमानी करेगी, विपक्ष वाली पार्टी होनी चाहिए। तो हम तो चाहते हैं कि डीएमके एआईडीएमके की भांति हमारे उत्तराखंड में भी हो, ताकि एक अंकुश लगे। तो यूकेडी तो है ना, यूकेडी तो है ही है ना। जंगल जमीन आज आप देख लीजिए, खनन के ऊपर किस तरह रात को 12-12 बजे, आज भी आप अगर यमुना नदी में जाएंगे तो वो तो चलिए, वो तो समस्याएं हैं, वो तो समस्याएं हैं, ठीक है। ये तो बहुत सारी समस्याएं हैं कि खनन है, शराब है, बहुत सारी चीजें हैं, भ्रष्टाचार है। कल का मुद्दा बताता हूं मैं। कल आपके जो खजनदास जी टाइगर रिजर्व के अंदर, ठीक है, शादी का उन्होंने एक वो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उनको पता नहीं कि टाइगर रिजर्व के अंदर ये सब काम नहीं होते। और आप सफाई पता सब है। हम तो बोलते हैं कहीं दूसरे देश में होते तो नैतिकता के आधार पर अपना पद छोड़ देते कि यार मेरे से गलती हुई है, आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माय दिस वन। ऐसे तो बहुत सारे मामले हैं कि किसकी गलती कहाँ निकाले, ऐसे तो कहीं वो चल रहे हैं। तो अभी आप वो आईजी वाला प्रकरण आप देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। ऐसे तो अब तो ये सामान्य सी बात हो रही है, जबकि ये गंभीर विषय है, लेकिन ये सामान्य हो रही, लीपापोती हो जा रही है उन चीजों पर। एक दो दिन खबरों में चलेगा, उसके बाद उसके बाद तो फिर वो भूल जा रहे हैं, नया फिर कुछ आ जा रहा है कि अब केवल और केवल जो है यहाँ पे क्षेत्रीय दल ही राज करेगा। क्यों? और अभी इतना आसान नहीं है। जब हमारा प्रदेश बना था तो शायद 4,500 करोड़ की हम जो है इसमें थे, डेबिट में थे, हम लोग कर्ज पे थे। आज 1 लाख करोड़ पे पहुंच गए हम, 1 लाख करोड़, जबकि हमारे पास सारे संसाधन हैं। ये तो बहुत सारे चैलेंज है, वो तो चुनाव के खिला सकते हैं, आधे हिंदुस्तान को मछली खिला सकते हैं, लेकिन उसका ना पानी मिल रहा है ना बिजली मिल रही है। ये तो दुर्भाग्य है हमारा। चलिए, दुर्भाग्य है। हमारे साथ नैथानी जी है। देखिए, अभी चैलेंज की अगर हम बात कर रहे हैं, अभी हाल में यूकेडी ने घोषणा की थी, उनके अध्यक्ष जी ने, कि जो काशी सिंह हैरी हैं और संरक्षक भी हैं पार्टी के और अध्यक्ष भी रहे और अभी सबसे बड़े वरिष्ठ नेताओं में हैं, तो उनका नाम घोषित किया। आज अध्यक्ष जी ने कहा कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। पहले तो मुख्यमंत्री का चेहरे की बात हो रही थी, अब इस बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या इसका असर पड़ेगा? युवा जो टीम है वो नहीं चाहती कि जो मतलब कि युवाओं के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाए। उनका मानना यह है कि पुराने लोग तो देख लिए, उनके नाम पे वोट नहीं मिलेगा, ऐसा युवाओं का कहना है। जी, यूकेडी पे मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर ये टिप्पणी करने से तो सभी बचते हैं, नहीं तो ट्रोल हो जाओगे। उनकी ट्रोलिंग बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई दिक्कत। ट्रोल का मतलब इसलिए नहीं है, ट्रोल का मतलब इसलिए नहीं कि हम तो फील्ड मार्शल के कर्नल रहे, यस, ठीक है ना, और वो जहाँ रहे, जहाँ वो बीजेपी से लड़े, हमने भी उस समय उनका प्रचार तब भी किया, वो निर्दलीय लड़े, हमने तब भी उनका प्रचार किया। तो ट्रोल वो आदमी होगा जिसे पता ना हो राजनीतियों को। देखिए, राजनीतिक दल होना, राजनीतिक
विचारधारा नहीं, रखना, जो आंदोलनकारी होना, ट्रोलिंग वाले होते हैं, जो ट्रोलिंग वाले होते हैं, उन्हें कुछ नहीं उससे पता हमें होता। क्या फर्क पड़ता है? उससे हमें कोई हाँ, फर्क नहीं उनको पड़ता। ना तो राजनीति का एबीसीडी पता, वो तो बिल्कुल अंधभक्ति में डूबे लोग हैं, उनको नहीं अब पता आप कौन क्या है, उसके बारे में भी नहीं उनको जानकारी है। वो देखिए, पार्टी जो से जुड़े भी लैकुना नहीं है चाहिए। वो जी। जो लैकुना है वो हमारे भाई साहब ध्यानी जी जो बैठे हैं उन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया है, पर अभी उनकी भी समझ में नहीं आया। देखिए, इस राज्य में जो चुनाव की लड़ाई होती है वो मोदी बनाम अन्य है। अब मोदी जी की तारीफ खुद राकेश ध्यानी जी कर रहे हैं। चुनाव में मोदी जी के कम से कम 5 दौरे लगने हैं। आज तक कांग्रेस मोदी जी के जो यहाँ काम जिनकी वजह से गलतियां हो रही है उन मोदी जी के बारे में कुछ नहीं बोलती। ना कोई क्षेत्रीय दल बोलता है कि भाई इसकी गलती का ठीकरा तो मोदी जी पे पूछना चाहिए। अगर यहाँ धामी जी गलत कर रहे हैं तो क्या मोदी जी को नहीं पता है ये बात? और मैं संघ के अंदर की बात कह दूं कि जो भी यहाँ कुछ हो रहा है उससे संघ भी बहुत ज्यादा दुखी है, मगर क्योंकि कंट्रोल केवल मोदी जी और शाह पे है इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा। और ये एक राजनीतिक पार्टी को शक्तिशाली बनाने की कवायद भी होती है कि आपको खून का घूंट पी के रह जाना पड़ता है क्योंकि आपको पार्टी को जिंदा रखना है। देखिए, जो आने वाला चुनाव है ये मोदी बनाम अदर्स है। अब मोदी जी के खिलाफ तो हम खुद ही नहीं बोल रहे, तो जब वो चुनाव में वोट मांगने आएंगे तो जनता में उनका प्रभाव ज्यादा रहेगा या हमारा प्रभाव ज्यादा रहेगा? तो नेचुरल है कि जो सोच रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, और जब मोदी जी यहाँ आके भाइयों और बहनों, भैजी और दीदी करेंगे और घाम तापने वाली योजना की बात करेंगे तो हमारा जो पूरा समाज है वो मोदी जी के पीछे खड़ा हो जाता है। और इस बात को हमें ये लगता है कि ये क्यों जा रहा है? भाई हमने जब हमारे प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो सारी बात खत्म हो जाती है। तीसरी बात क्या है कि जो आप ये कह रहे हो कि यूकेडी के अध्यक्ष जी ने एरी जी के नेतृत्व में कहा है, पर उसके पीछे क्या कहा उन्होंने कि विधायक चुनते हैं, विधायक चुनेंगे। क्यों कहा? वो तो प्रक्रिया प्रक्रिया क्यों? प्रक्रिया की बात क्यों की? तो आज तक किसी प्रक्रिया में बता दीजिए, मुलायम सिंह में हुई प्रक्रिया? नहीं, मायावती में प्रक्रिया होती है, कांग्रेस में प्रक्रिया होती है? कुछ नहीं होता। नाम आता है, बीजेपी तक में नाम आता है, वो शुरुआत में जी वो पुराने बिल्कुल, हाँ वो पुराने टाइम की बात होगी जो कर रहे थे। देखिए, वो पहले होता था कि विधानमंडल दल का नेता जी राजनीति करनी हो तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए कि अंदर, हमने तो एक जमाने में एरी जी और भट्ट जी को बोला था अंदर खाने कितना ही सिर्फ फोड़ लो, बाहर एक साथ निकलना। जंतवाल जी भी थे, ये मानने को तब भी तैयार नहीं हुए। हमने कहा सिर फोड़ दो एक दूसरे का, तुम्हें जो करना हो, पर जब बाहर निकलो तो एक ही बात हो तीनों के मुंह से। तो बात वो आज भी यूकेडी में यही है कि अगर आप 4 बात करोगे तो पब्लिक तो कंफ्यूज होगी। जब 4 प्रवक्ता हो, 10 प्रवक्ता हो, जब एक बात बोलेंगे तब जाके पब्लिक के दिमाग में बात बैठनी शुरू होगी कि ये बोल क्या रहे। जब 4 प्रवक्ता ही 4 अलग अलग बात कर देंगे तो पब्लिक को कहाँ मैसेज जा रहा है? और फिर हम सोचते हैं कि हमारी बात पब्लिक तो नहीं सुन रही। वो क्यों नहीं सुन रही? वो पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, 2012 के चुनाव में यूकेडी में सबसे ज्यादा पैसा लगा क्योंकि 7 से और 12 तक बहुत खर्चा हुआ है यूकेडी में। मगर क्या हुआ, अगर सिर्फ पैसे से ही जीतना होता तो उसके बाद सीटें ही नहीं आई, सिर्फ फटाफट लोग हैं। तो बेसिक बात वही है कि राजनीतिक विचारधारा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर राजनीतिक विचारधारा से हम भटक जाते हैं तो हम इतना ज्यादा वोट बैंक कलेक्ट नहीं कर सकते जो कि हमें विपक्ष का दल बनाए रखने के लिए काबिल बनाए। अभी तो सत्ता तो छोड़ दीजिए, हम तो कह रहे हैं कि हमारे दहाई की संख्या में विधायक क्षेत्रीय दलों के आ जाएं या यूकेडी के ही आ जाएं। उसके लिए क्या रणनीति है वो जनता में जाए। अभी से ये घोषित क्यों नहीं कर रहे? सबसे आखिर में यूकेडी के घोषित होते हैं, आज तक का रिकॉर्ड है। जबकि ये 2-2 साल पहले घोषित करके कह सकते हैं कि आप लोग अपनी विधानसभा से बाहर नहीं निकलेंगे और आप जो है हर 1 महीने में हमें बुलाएंगे और हम आपके यहाँ आके सभा करेंगे। एक सभा करेंगे हम हर महीने। एरी जी उनके क्षेत्रों में जाएंगे, जो बड़े नेता है सुरेंद्र सिंह जी वो उनके क्षेत्र में जाएंगे, हमारे महेंद्र भाई उनके क्षेत्र में जाके प्रचार करेंगे। लोगों तक नाम पहुंच जाएगा कि भाई यूकेडी से फला आदमी लड़ रहे हैं। मगर ये तो कांग्रेस के भी बाप है इस मामले में।
ये घोषित तब करेंगे जब सीटें बिल्कुल उस पे होगा, चुनाव अंतिम प्रहर में होगा। क्यों? आपको आज घोषित करने में क्या दिक्कत है? आप कौन सा सरकार चला रहे हो जो आपके पास बहुत बड़ा काम है? और अगर आप, ये मायावती की स्ट्रेटेजी रही, उसने 2-2 साल पहले घोषित किए, आप भी घोषित कीजिए। अगर घोषित कैंडिडेट आपको चुनाव के समय तक ये पता नहीं लगता कि भाई ये अच्छा नहीं कर रहा, उस समय बदल देना 1-2 को। परंतु तब तक आप चुनाव, ना तो लोगों को ये पता लग पाता है कि इस विधानसभा में खड़ा कौन हो रखा है यूकेडी का। तो अगर यूकेडी पे संसाधनों की कमी है तो समय की कमी तो नहीं है। तो वो पहले ही ये काम करके, जिसमें कि समय से अगर काम हो जाए, लोगों को पता चल जाए। आज तो देखिए, चुनाव के समय यूकेडी का प्रेस रिलीज नहीं छपने वाली, मगर आज अगर यूकेडी प्रेस रिलीज देती है तो वो छपेगी। अगर वो कह दें कि लैंसडाउन से फला प्रत्याशी है तो वो आज अखबार में छपेगा। तो उसका फायदा यूकेडी क्यों नहीं? अगर आज वो कहीं एरी जी की जनसभा करती है तो वो छपेगा, वो मीडिया में आएगा। तो उसका फायदा यूकेडी क्यों नहीं उठाती? क्यों नहीं घोषणा? कम से कम इनके जो प्रभावशाली 15-20 लोग हैं, जंतवाल जी जैसे लोग हैं, जो नैनीताल के इतने लोकप्रिय नेता रहे, उनकी घोषणा करे कहां कौन सी सीट से लड़ रहे हो, वहां जाए, पूरा का एक सम्मेलन वहां हो जाए, है ना। उसके बाद पुष्पेश भाई है, ये तो पुष्पेश भाई की विधानसभा में नहीं जा पा रहे, जिस एक सीट को हम मान रहे हैं कि वो टक्कर में है, वहां नहीं जा पा रहे पुष्पेश भाई के इलाके में। तो ये जाए वहां रैली धरना की जरूरत क्या है? आप जनता से मिलिए, जनता से संवाद कीजिए, आप अपने कार्यक्रम कीजिए, पुष्पेश भाई को घोषित कीजिए कि ये यहाँ से हमारे कैंडिडेट है। तो आपको तरीका बदलना पड़ेगा। जो हथियार आपके पास नहीं है उसका तरीका बदलना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, जो हथियार नहीं है तरीका बदलना पड़ेगा। सेना पे जो संसाधन होते हैं उसी से लड़ाई लड़ती है। अगर और समय रहते, अभी समय है। जसवंत सिंह अकेले बचे थे तो उन्होंने 4 अलग-अलग बंदूकों पे बारूद भर के लगाया और अलग-अलग फायरिंग की। एक आदमी चीन की 300 की सेना से लड़ गया। और उस समाज से हम आते हैं जो एक आदमी चीन की सेना को रोक गया, और हम कह रहे हैं संसाधन नहीं है। संसाधन है। हमें तो इस मामले में जो हमारे महाराज मानवेंद्र साहब की उनकी बात याद आती है। उन्होंने कंडारी जी को कहा था कि पैसे की चुनाव में क्या जरूरत है, जनता मेरी है, जाओ रहो भी उनके यहाँ, खाओ भी जनता का और प्रचार करो पार्टी का। और ये देखिए, वो एक दुर्भाग्य वाली बात मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, लोगों को पता नहीं होगा कि मानवेंद्र शाह अगर बीजेपी से उस समय वार्ता करने ना गए होते, वो वार्ता करने गए थे और होना ये चाहिए था कि वो यूकेडी का टिकट लेके आते, बीजेपी के साथ लड़ाई करके। वो वहां से बीजेपी का टिकट लेके आ गए। तो यूकेडी के साथ भी थोड़ा छल कपट हुआ है, वो एक दिक्कत रही। एक जो हमने उस समय चुनाव का बहिष्कार किया था, वो एक पॉलिटिकल ब्लंडर हो गया था हमारे साथ। तो अब कम से कम पॉलिटिकल ब्लंडर ना हो, यूकेडी डिसाइड कर ले आने वाले ब्लंडर से बचना है। बिल्कुल बिल्कुल, कि कम से कम हमारे ब्लंडर से बचना है। घोषित हो जाए। जी ठीक है, 25 कैंडिडेट घोषित हो जाए, उनकी तैयारी कराए, बाकी चलता रहेगा। हरक सिंह रावत जी ने यह कहा है कि यूकेडी के बारे में तो खैर ज्यादा नहीं, उन्होंने कहा कि जो टक्कर होगी वो भाजपा और कांग्रेस की होगी। यूकेडी तो जैसे उन्होंने जिले गिनवाए कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर। हरक सिंह रावत से बड़ा झूठा, बेईमान, हाँ ठीक है, भ्रष्टाचारी इस पूरे उत्तराखंड में कोई नहीं है। उसमें क्या आपको लग, ठीक है, उसमें जिस तरीके से दिवाकर भट्ट जी के बारे में उन्होंने बात कही है, वो साफ ये बात साबित करता है कि उन्हें इस प्रदेश से कोई प्रेम नहीं है, और जिस तरीके से झूठ फैलाने उनकी आदत है, ठीक है। तो उनको ये डरना चाहिए कि दिवाकर भट्ट जी ने तो उनको बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि दिवाकर भट्ट जी ने इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि चाहे कोई विपक्ष का नेता है, चाहे कोई पक्ष का नेता है, अगर वो उनके पास आया तो खाली हाथ नहीं गया कभी। इस बात का दिवाकर भट्ट जी का एहसान मानना चाहिए हरक सिंह रावत जी को। मैं बोलना नहीं चाहता, कुछ व्यक्तिगत बातें भी होती है, पर ये जो दिवाकर भट्ट जी को डाउन करके यूकेडी को डाउन कर रहे हैं, वो सिर्फ यही है कि उनको खुद का डर है कि खुद ना साफ हो जाए। इस बार तो हमें कांग्रेस को लग रहा है कांग्रेस 8 सीट भी लाएगी कि नहीं लाएगी। ठीक है, थपलियाल जी के पास आएंगे क्योंकि समय का भी अभाव है, और फिर आऊंगा मैं ध्यानी जी के पास। तो नैथानी जी ने तो बहुत सारी बातें बता दी है। अब यूकेडी वालों को इस पे गौर करना है कि भाई ये कार्यक्रम जो है इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि आप समय रहते कहीं ना कहीं जो भी
गलतियां हैं उनमें सुधार करें, ये सुझाव भी है। मतलब बहुत सारे लोग हैं अभी कमेंट भी इस तरीके से कर दे रहे हैं कि भाई आप यूकेडी की टांग खिंचाई करने के लिए बैठ जाते हैं। हम यूकेडी की टांग खिंचाई नहीं कर रहे भाई। एक क्षेत्रीय जो विचारधारा है उसको किस तरीके से प्रबलता के साथ में रखा जाए और चुनाव में उसका लाभ हो, ये ना समझे कि कार्यक्रम, ये प्रदेश की बात है, इसमें प्रदेश के हित की ही बात हम लोग कर रहे हैं, चाहे कोई भी दल हो। तो उसकी जो ये समझते हैं कि ये आलोचना हो रही है, आलोचना नहीं है, इससे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो थपलियाल जी बताइए, आप क्या सहमत है? जैसे नेतानी जी कह रहे हैं कि भाई यूकेडी का जिस तरीके से अभी चल रहा है प्रचार, लोग कह रहे हैं कि भाई फेसबुक पे, सोशल मीडिया में तो बहुत जबरदस्त प्रचार चल रहा है और आने वाले समय में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। जितने भी बयान आ रहे हैं सब यही कहा जा रहा है कि भाई हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जी किस तरीके से देखते हैं? और युवाओं का और जो बड़े पुराने नेता हैं उनके विचारों में कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लग रहा है, किस देखो, तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम बार बार हर चीज की कंपैरिजन हिमाचल से करते हैं, जी। और हिमाचल और उत्तराखंड को कंपैरिजन करना भी चाहिए, क्योंकि वहां पे जो कोई नेता रहे, चाहे परमार साहब रहे हो, तो परमार साहब कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार थे, लेकिन उन्होंने वहां की जनता को कभी भी आंदोलित नहीं होने दिया। जो कुछ उनको चाहिए था वो थाली में परोस के उनको दे दिया, और वहां पे कभी भी न भू कानून के लिए, न मूल निवास के लिए, न किसी अन्य मुद्दों के लिए कभी भी आपने लोगों को संघर्ष करते हुए नहीं देखा होगा। नहीं देख। और उनकी आत्मनिर्भरता आज उनके गांव से डिपेंड, आज भी उनके गांव जिंदा है बिल्कुल और हमारे गांव बिल्कुल। अंतिम सांस ले रहे खाली हैं। हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमें नकारना चाहिए। वहां पे क्षेत्रीय दल को भी पैदा हुआ था, सुखराम ने हिमाचल विकास पार्टी बनाई, उसको भी 4 मिले, देखिए आप, और 4 के बाद धीरे धीरे खत्म हो गए, और वहां पे आज कांग्रेस और भाजपा मुख्य दल है, जो वहां की क्षेत्रीय जो प्रतिपूर्ति है, दोनों, आज सुक्खू भाई दोनों बराबर। बिल्कुल। हाँ, वहां दोनों दलों के नेता ऐसे काम कर रहे हैं जैसे क्षेत्रीय दलों के नेता करते हैं, पूरी तौर से बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। और हमारे यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, ये भ्रष्टाचार और माफियों का सबसे बड़ा किला बन चुका है। यहाँ पे राजनीति की कितनी भी बात कर ले, हम कितने बड़े विद्वान बनकर विश्लेषण करें, लेकिन जो माफियों के शिकंजे में हम आ चुके हैं, किसी का बाप की ताकत नहीं जो उन माफियों से हमें छुटकारा दिला सकती। किसी के नहीं है, कोई नेतृत्व ऐसा नहीं है। हमारा नेतृत्व, हमारा कोई यूकेडी का धीरे धीरे फॉल तब से शुरू हुआ जब हमारे इंद्रमणि बडोनी जी थे। अगर वो राज्य बनने की शुरुआत तक जिंदा रहते तो शायद क्योंकि वो यूनिफाइड करते थे हमें, वो एक ऐसी सीमेंटिंग फोर्स थी जो गढ़वाल और कुमाऊं के नेताओं को, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं से ही यूकेडी की उत्पत्ति है, और यही 2 क्षेत्र हैं जो यूकेडी को पहचानते हैं। न चौसार पहचानता है, न मैदान पहचानता है, केवल गढ़वाल और कुमाऊं है जो उत्तराखंड क्रांति दल के दाहिने और बाएं बाजू के रूप में यहाँ पे राजनीति में दिखाई दे रहे हैं। अब चूंकि इंद्रमणि बडोनी जी जब खत्म हुए तो 2 ध्रुव यहाँ पे रहे, एक दिवाकर भट्ट गढ़वाल और एक काशी सिंह कुमाऊं। अब धीरे धीरे जो, जैसे इनके साथ त्रिवेंद्र पवार जी थे और प्रीतम पवार जी थे, गढ़वाल के नेता बीडी रतूड़ी जी थे, अब ये तमाम जितने थे, ये इनका हम जानते हैं कि अब नो मोर दियार। अब कुमाऊं में ले देख के हमारे कासिंगेरी जी जो अपनी लास्ट, वो भी चौथी अवस्था में जैसे हम है,
और वहां पे बिपिन भाई, एक बिपिन त्रिपाठी, एक क्रांतिकारी नेता थे, वो भी हमने खो दिए। और उनका बेटा वो प्रतिपूर्ति नहीं कर पा रहा है जो उनके पिताजी के अंदर जो क्रांति की ज्वाला थी। अब इन बिल्कुल। बुझे हुए कारतूसों के माध्यम से अगर हम ये सोचें कि हम फिर से जिंदा हो पाएंगे, तो मेरे को तो वहां शक हो जाता है जहां हमें एक समय में ऐसा लगा था कि यहाँ एक यंग जनरेशन, एक यंग लीडरशिप, एक वाइब्रेंट लीडरशिप पैदा हो रही है। जब हमने, क्योंकि हमने स्वाभिमान मोर्चा में, उत्तराखंड क्रांति दल में कोई फर्क नहीं देखा। हमने बोला ठीक है, अगर एक बड़ा भाई एक छोटा भाई के रूप में काम करेंगे, फिर भी हम यहाँ जौलसार तक हमारा एक्सटेंशन होगा और क्षेत्रवाद का एक विस्तार होगा। लेकिन जिस तरह से युवाओं के अंदर बिखराव आया, वो बहुत ही दर्दनाक है। हमारा, आपने देखा होगा कि बॉबी एक तरफ, हमारा मोहित डिमरी दूसरी तरफ, हमारा मूल निवास, हमारा लुसुन टोडिया तीसरी तरफ, राम कनवाल चौथी तरफ, हमारा अमित वो तो बोलता है कि यहाँ आओ जिसने बात करनी है, बाकी जो नेगी जी है हमारे। तो ये जो कभी उसी नेगी के लिए बॉबी ने क्या लड़ाई लड़ी थी, सबने देखा कैसे गया था भाई की तरह। उस दिन हम बोले कि हमारे ऐसे बेटे पैदा हो गए जो इस राज्य के माफियों से लोहा ले सकते हैं। लेकिन देखते ही देखते जो बिखरे हैं, तो सारा कुछ जो आशा थी वो दर्शित हो गई है। अब देखना है कि आगे किस तरह से क्या होता है, क्योंकि आगे विश्लेषण मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा। लेकिन जो मैं देख रहा हूं, यहाँ पे दो ही दल एक्सिस्ट रहेंगे। इसको कह के मुन्ना सिंह चौहान भी जब जनवादी पार्टी बनाया था और वापस गया था, उसने बोला यहाँ तीसरा पैदा नहीं हो सकता। मुझे आज भी याद है, उसके बावजूद मैं लगा रहा कि क्यों नहीं हो सकता। सबसा मोर्चा बनाया, जन विकास पर क्या नहीं किया। लेकिन उत्तराखंड की सबसे बड़ी वीक पॉइंट यह है कि हमारे पास क्षेत्रीय पूंजीपति और क्षेत्रीय उद्योगपति नहीं है। और यही जो होते हैं, यही क्षेत्रीय दलों की मूल ताकत होते हैं। हमारे पास वो लोग भी नहीं है जो हमें अनुशासित कर सके। हमारा जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा का सबसे बड़ा एसेट ये है कि ये इनको अनुशासित करने वाले दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये हिल नहीं सकते। और उत्तराखंड की जनता को अनुशासित दल की आवश्यकता हमेशा रहती है, क्योंकि यहाँ की जनता सैनिक बहुल राज्य है, इन्होंने अनुशासन में जीवन जिया है, तो ये अनुशासितहीन लोगों को पसंद नहीं करते। तो इन तमाम सवालों के साथ हमने देखा, हमने प्रयास किया उत्तराखंड क्रांति दल को, हमने बोला कि इसकी कमजोरी क्या है कि साहब इसका अपना संविधान नहीं है। संविधान बनाने की कोशिश की तो हमको जतवाल सिंह ने भगा दिया। यहाँ पे ऐसे नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए। मोहन काला यहाँ पे आया, एक अच्छा पूंजीपति बंबई से यहाँ पे आया। देवेश्वर भट्ट यहाँ आया, एक बहुत जिसका गार्डवेल एक बड़ी कंपनी है जिसने ट्रेन कर दी थी अहमदाबाद में जब कोरोना हुआ था। तो वैसे लोग भी आए थे, वो भी अपना बोरी बिस्तर गोल करके वापस जाना पड़ा। वही मूल लोग जो शुरुआती दौर में उत्तराखंड क्रांति दल में, एक दल ऐसा है जिस दल में संरक्षक होते हैं। भारतीय कांग्रेस, जो कांग्रेस है, यह भारतीय जनता पार्टी है, उनमें आपने कभी संरक्षक मंडल या संरक्षक नहीं देखा होगा। वहां पे जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष सुप्रीमो है। यहाँ तो एक संरक्षक मंडल है, अब वो संरक्षक मंडल जो चाहे करे। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जो स्थिति लग रही है मुझे, वो बहुत आशा नहीं लग रही है। जो आशा हमारी युवाओं में थी वो भी टूट चुकी है। अब देखना है कि किस तरह युवा टीम तो बेहतर काम कर रही है, आपको नहीं लग रहा है युवा टीम अलग अलग दिशा में। और वो अब देखिए, आप उस बॉबी पवार को देखिए जो रोजगार की लड़ाई लड़ रहा था, अब वो 5th शेड्यूल को लेके घूमने लग गया। यानी एक ऐसा खिलौना उसके हाथ में दे दिया भाजपा ने कि जो कभी पूरा नहीं होगा। अरे 5th, हम क्या दलित, वो जो अभी नैथानी जी ने कहा था, कितना बढ़िया ढंग, क्या आप बनेंगे हम आदिवासी?
इस स्थिति में जहां हमारा नेशनल सेगमेंट। और दूसरी चीज और बता दूं मैं, आज हिमाचल है, हिमाचल के नेता नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना भारतीय जनता पार्टी का, बड़े नेताओं में शुमार रहे। ठाकुर वहां बड़े नेताओं में शुमार रहा। वहां के छोटा सा राज्य है और वहां के नेता बड़ी पार्टियों के बड़े ओहदों में रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड से अब कभी न हेमवती नंदन पैदा होगा, न गोविंद बल्लभ पैदा होगा, न योगी आदित्यनाथ पैदा होगा, न नरेंद्र तिवारी पैदा होगा, क्योंकि हम इतने डिवाइडेड हैं कि हम इनटॉलरेबल है। हम अगर गढ़वाल का थपलियाल कुमाऊं में जाता है तो उसको ऐसी नजर से उसको बहुत ज्यादा वेलकम नहीं मिलेगा। अगर वो मैदान में आता है तो मैदान के लोग पहाड़ के लोगों को एक अलग चश्मे से देख रहे हैं, और जौनसार के लोग तो देखते ही नहीं है। इस तरह से डिवाइडेड सोसाइटी जो हमारी है, ये उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। इन तमाम मैदान के लोग तो दोनों बाहें फैला के स्वागत कर रहे हैं पहाड़ के लोगों का, बहुत बढ़िया स्वागत कर रहे हैं। वो ऐसा डब्बा बना रहे हैं हमारा, जो आज देहरादून और हरिद्वार हमारे हाथ से चले गया, और ऋषिकेश भी चले गया, जहां की एक आपने पासवान को मेयर बना दिया। वो स्वागत कर रहे हैं हमारा, क्योंकि हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है। क्या स्वागत कर रहे हैं हमारा? नहीं, हरिद्वार में जो सांसद है वो देखिए, पहले निशंक जी रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, तीसरा सांसद तो पाकिस्तानी को भी खड़ा करे कि हरिद्वार से वो जीत जाएगा। बताया तो अभी नेतानी जी ने कि वो आएंगे, मोदी जी त्रिवेंद्र रावत जी अभी जो आदमी भारतीय जनता पार्टी किसी को भी खड़ा कर दे भाई साहब, वो जीतेगा। एक्चुअल में आज तक उसके ये जो है ना, वो स्वागत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैदान का आदमी काम अपना धंधा कर रहा है, पैसा कमा रहा है, और पहाड़ का आदमी राजनीति कर रहा है। आज पूरा माफिया मैदान का है और नेता पहाड़ के हैं। यहाँ का विश्लेषण हमें सारी रात गुजर जाएगी विश्लेषण करते करते। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब ध्यानी जी के पास जाएंगे। ध्यानी जी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत हो रही है। यूकेडी को इसका लाभ लेना चाहिए आपकी पार्टी। सब लोग चाहते हैं यूकेडी आए, लेकिन देखिए बहुत सारी चीजें हैं, इनको आप अदरवाइज ना लेना कि भाई आप लोगों की आलोचना हो रही है, ये विश्लेषण हो रहा है। आलोचना नहीं, ये दल जो है आलोचना से ही सीखते हुए आ रहा है। यस, आज राष्ट्रीय दल जो है किसी भी क्षेत्रीय दल को उभरने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आपको इस चीज को मानना पड़ेगा, इस चीज की तारीफ करनी पड़ेगी कि 25 साल से उत्तराखंड क्रांति दल अगर सरवाइव कर रहा है, वो भी इतने बड़े बड़े जो गिद्ध बैठे हुए हैं उन गिद्धों से बचा के भी अपना अस्तित्व रखा हुआ है। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, एग्री, कुछ ना कुछ ईमानदार और कुछ ना कुछ प्रदेश भक्त लोग, ईमानदारी तो है। पार्टी आज भी सरवाइव कर रही है बिना किसी विधानसभा के रिप्रेजेंटेशन के भी। आज एक मुख्य विपक्ष का अगर कोई कर रहा है तो वो उत्तराखंड क्रांति दल है। अभी आपने अध्यक्ष वाली बात की कि अध्यक्ष जी ने जो है काशी सिंह हैरी जी को मुख्यमंत्री का दावेदार बताया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मीटिंग में उन्होंने उनसे किसी पत्रकार आपके जैसे भाई ने किसी ने पूछ दिया तो उनके मुंह से ठीक है कि मुख्यमंत्री पद के दाव, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा तीसरे दिन, जिस दिन वो अध्यक्ष बने उसके तीसरे दिन उन्होंने एक चिट्ठी निकाली कि आने वाला जो 2027 का विधानसभा का चुनाव होगा, वो चुनाव जो है हमारे जो वरिष्ठ नेता काशी सिंह हैरी जी है उनके संरक्षण और उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो इसको एक मुद्दा बनाने वो तो आज भी बयान दिया, और मैं पॉलिटिकल नहीं, वो बयान तो आज भी दिया है कि विधानसभा में जो जीत के आएगा बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री चुना जाएगा। वो प्रक्रिया तो लास्ट में होनी ही है, वो तो संविधान में है। आज हम मुख्यमंत्री तो राजधानी को बोल दो, लेकिन अगर विधायक चाहेंगे तभी तो मैं बनूंगा, तो उससे हट जाते हैं। अब रही बात विधायकों को डिटेल का, भी हमारे नेतानी जी ने बताया कि आज तक पूर्व में गलती हुई है। पूर्व में हमारे जो विधायक थे लोगों ने बहुत कुछ बातें बोली है कि वो उनको समर्थन दे दिया। पूर्व की बात तो छोड़ दीजिए, नई बात थी वो उस समय की जरूरत थी कि उन्होंने जो भी कदम उठाए वो प्रदेश हित के लिए उठाए थे। भले उन चीजों पे वो नहीं टिक पाए या उनको उन चीजों का जो फल था वो नहीं मिल पाया, उसके बहुत सारे कारण है, वो डिबेट में बहुत लंबा हो जाएगा। रही बात 70 सीटों के लिए हमने चुनाव के लिए तैयारी की है और हमारे अध्यक्ष जी ने क्लियर कट बोला है कि हम 70 सीटों का चुनाव लड़ेंगे। माननीय नेतानी जी हमारे अभी बोल रहे थे कि कुछ भी काम नहीं किया है, ये हमारी पार्टी के अंदर की बात है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम कम से कम 5 से 6 मीटिंग कर चुके हैं इस मामले में, और हमने कम से कम 30 विधायक
जो हमारे प्रत्याशी होंगे वो हमने फाइनल कर लिए, भले कि हमने उसकी अभी प्रेस फाइनल कर नहीं दी या फाइनल हमने उसका खुलासा नहीं ठीक किया, है। क्योंकि हम और बड़े रूप में काम कर रहे हैं। आज हमारे अध्यक्ष जी हर सोमवार और हर शुक्रवार को कार्यालय में मिलते हैं, बाकी टाइम में अपने क्षेत्र में रहते हैं। तो हम सब इन विषयों पे हमारी जो केंद्रीय कार्यकारिणी बैठ रहे हैं, एक एक सीट का मंथन हो रहा है, मतलब एक एक सीट में जो बिल्कुल आदमी बिल्कुल। होगा उसको बहुत जल्दी, इस बार पुरानी वाली बात नहीं आएगी कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले होगा या मतलब कांग्रेस समय, बिल्कुल समय हम रहते इस आप, बार बिल्कुल परिपक्वता से आगे बढ़ रहे हैं। रही ठीक है, बात, समय रहते आप करेंगे आपने डिक्लेयर, ठीक है। एक मिनट और लूंगा मैं आपका। हमारे ओके। अभी नथानी जी बोल रहे थे कि हम कहीं क्षेत्र में नहीं घूमे। हमारे अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद ही हमने पूरा गढ़वाल और कुमाऊं का भ्रमण किया है। पुष्पेश त्रिपाठी जी के प्रोग्राम में तो मैं और थपलियाल जी साहब बैठे हुए हैं, हम दोनों ही गए यहाँ से। तो ऐसा नहीं है, पुष्पेश त्रिपाठी जी बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, जंतवाल जी अच्छे मित्र हैं, इवन इनसे भी हमारा अच्छी संपर्क है, अपना काशी गैरी जी से भी हम जाते रहते हैं, हर कार्यक्रम में जाते हैं। शायद आपके संज्ञान में नहीं आया होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग वहां नहीं पहुंचे। कोई भी प्रोग्राम होता है केंद्रीय कार्यकारिणी से लोग जाते हैं वहां पे। अब चुनाव जैसे जैसे सामने आएंगे तो बड़े बड़े चेहरे आपको वहां पे दिखाई देंगे। तो अभी तो चुनाव का फाइनल नहीं हुआ कि नवंबर में होंगे या अप्रैल मई में होंगे। तो जैसे ही वो जब भी होंगे क्लियर होगा उसके हिसाब से जो है रिइंफोर्समेंट लगाया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी दल बहुत अच्छी तरीके से इस बार तैयारी में है, लोगों के मूड को भाप रहा है और लोगों को पब्लिक क्या चाहती है, लोकतंत्र में वो वैल्यू रखता है कि पब्लिक चाहती है घाम तापो, तो उस मोदी जी ने बोल दिया घाम तापो तो पब्लिक ढुल गई। अब मोदी जी के ये लुभावने जो आज तक जो सच्चाई यहाँ पे आ गई है, पिछले ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं, अब लोग उनमें आने वाले नहीं, लोग समझ चुके हैं। जब फौजी समझ गए हैं जो राजनीति पसंद नहीं करते थे, तो बाकी लोग तो समझेगी। तो इस बार का माहौल बिल्कुल अलग है। हम विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को कि आप लोगों का साथ रहेगा, आप लोगों का संरक्षण रहेगा। तो इस बार उत्तराखंड क्रांति दल सरकार बनाएगी उत्तराखंड में, और जो हमारे मूल मुद्दे हैं, रिवर्स प्लान, गैरसैंण राजधानी, उन पे तुरंत ही काम होगा और 5 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके आपको गैरसैंण राजधानी लेके जाएंगे। ये हमारा वादा है और इस वादे पे हम अड़िग हैं आज की डेट में। ठीक बात है। देखिए अभी नैथानी जी जिस तरीके से ध्यानी जी कह रहे हैं कि यूकेडी भले ही उसमें नहीं है, कोई विधानसभा में सदस्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके कि वो एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाता है। आप कितना सहमत हैं? माइक बंद है आपका नैथानी जी। म्यूट है नैथानी जी, हाँ माइक म्यूट हो रखा है। मुझे लग रहा है कि नेटवर्क भी शायद कम है, स्टील हो रखी है फोटो। जी नैथानी जी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। चलिए थपलियाल जी के पास ही चलता हूँ। नैथानी जी तो नेटवर्क की दिक्कत नजर आ रही है उनके पास। जी मतलब आज का जो चुनाव हो गया है वो धनबल पे निर्भर हो गया है। जब शुरुआत का टाइम था तो 5 लाख में पहली विधानसभा का चुनाव लड़ने में हम लोग सक्षम थे। आज 5 करोड़ का चुनाव हो चुका है एक विधानसभा में। जसवंत सिंह बिस्ट्री ने बिल्कुल फ्री में लड़ा था और लोगों से वो 1 रुपया लिया था। हाँ, अरे पहले तो पकड़ के लाते थे लोग प्रधान बनने के लिए, पकड़ के साहब हवलदार साहब जरा वो बन जाओ प्रधान। आज प्रधान को देखो आप कितने रुपए खर्च कर रहा है प्रधान बनने के लिए। तो आज जो स्थिति है पूरे धन बलियों के हाथ में राजनीति आ गई है। ये बहुत दुखद है कि अब कोई भी व्यक्ति अगर संसाधन विहीन है वो तो चुनाव में मजाक बन जाएगा, मजाक। इसलिए चुनाव लड़ने के लिए धन बल होना प्रेजेंट राजनीति में बहुत जरूरी हो गया है। और कई बार हम देखते हैं कि जो पार्टी की लीडरशिप करता है उसका काम होता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। जिस तरह से केजरीवाल, देखो केजरीवाल का उदाहरण हमें देना पड़ेगा, करोड़ों रुपया उसने मोबिलाइज किया पार्टी को संचालित करने के लिए। ये नेता का काम होता है। जैसे माँ अपने परिवार बच्चों को पालने के लिए कहीं से भी खाना लाती है, कैसे माँ बाप, उसी तरह से पार्टी का लीडर लाता है। ये हमें यूकेडी में अभी नजर नहीं आ रहा है कि यूकेडी की लीडरशिप संसाधन जुटाने में कामयाब हो रही है। तो ये चीजें, क्योंकि ये जो चीजें चाहिए, अनुशासन भी हमें कहीं बहुत होपफुल नजर नहीं आ रहा है। हाँ, तो दूसरा जो जिस तरह से पहाड़ मैदान की खाई है, उस खाई को पार्टी आपने देखा होगा ले दे के
बेचारा मैदान को लथापत हुसैन बेचा, वो बूढ़ा हो गया। बाकी आपको कोई बाजवा, कोई गुप्ता, अग्रवाल, जो एक मैदान मूल के लोगों का नेतृत्व का कोटा है हमारे पास जो सीनियर लीडरशिप है, उसमें आज दिन तक इतने साल हो गए यूकेडी ने मैदान के लोगों को आत्मसात नहीं किया है। ये हमारी कमजोरी रही है, इसको पूरा करना पड़ेगा। हम यहाँ आके भी उनको बाहर का बोल रहे हैं और वो बड़े आराम से मूल निवास सर्टिफिकेट के साथ हमारे खेत खलिहानों को खरीद रहे हैं, जिसको हमने भू कानून के माध्यम से मिट्टी के भाव कर रखा है। तो हम हमारा विश्वास कीजिए, आपको सैनी भी मिलेंगे, गुप्ता भी मिलेंगे, अग्रवाल भी मिलेंगे आने वाले समय में। और ये नहीं, अब हम जो कह रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, जो कह रहे हैं सही बात है कि पहाड़ तो बहुत जगह मैं देख रहा हूँ वीडियोस डाल रहे हैं कि यहाँ इतने रुपए की नाली है, इतने लाख की है। पहाड़ बिक रहे हैं भाई, आराम से बिक रहा है। क्यों नहीं? जमीनें बिक रही हैं, वहां प्लॉटिंग हो रही है, रिसोर्स के लिए वीडियोस आ रहे हैं बाकायदा। हाँ, या ले लो। और वो कौन बेच रहा है? वो पहाड़ के लोग थोड़ा ही बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर चले गए हैं। और सर्विस सेक्टर एक ऐसा लाई है सरकार कानून, जो सर्विस सेक्टर को, उसको लोगों ने समझा थोड़ी है। अभी अगर हमारा विजनरी नेता होता, इनको दीवार में खड़ा करा देता। पता ही नहीं क्या हो रहा, आ रहे हैं जी हमारे। लेकिन जिन मुद्दों को हमने दांत से पकड़ के रखना चाहिए था, उसको नहीं पकड़ पा रहे। हम भू कानून के लिए जुट तो गए हम भेड़ बकरियों की तरह, लेकिन जब इन्होंने हमें डिफेक्टिव भू कानून दिया, क्या कर दिया हमने उनका? खड़े हो गए हम कि अंकिता को न्याय दो। जब उन्होंने सीबीआई दिए, सीबीआई की दिखाई नहीं दे रही, तो क्या कर पा रहे उनका? क्या कर पा रहे? आज वो उन्होंने हर राउंड में हमें हरा दिया है। वो तो एकदम से उन्होंने टोटल कब्जा कर लिया है उत्तराखंड की धरती पे। इनको मुगला माफिया, बहुत मुश्किल है इनको हटाना, इनको हराना बहुत बिल्कुल। ज्ञानी जी, कुछ कार्यक्रम का समय हो गया 1 घंटे से। पंडित जी, जैसे बार बार आपने युवा नेतृत्व की बात की, तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके चैनल को बहुत पूरे प्रदेश में देखा जाता है। आप एक भी किसी के मुंह से निकला हुआ शब्द निकाल दीजिए जिसने युवा के लिए बोला हो। वो केवल पेजेस बना रखे हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं। आजकल में आपने देखा होगा कि मेजर भंडारी के लिए भी मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर दी किसी ने। तो ये सब आशीष नेगी ने कभी नहीं बोला है, ये दल का अंदरूनी मामला है, इसमें हमने तो नाम ही नहीं लिया किसी युवा का। तो इस चीजों को, वो जो पेजेस चल रहे हैं, लोगों ने पेज क्रिएट किए हुए हैं, उन पेजों के ऊपर हम अगर वक्तव्य देंगे तो ये मेरा वेस्ट ऑफ टाइम है। ये सब चलते रहते हैं राजनीतिक दल के हिसाब से, बहुत सारे वो तो चलता है, उसमें क्या है, सब अपने चेहरों का चेहरा सामने करेंगे। वक्तव्य है, सीधा बोलता है, उस वक्तव्य में हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये पेजेस चलते रहते हैं, इन पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, ना इनको हमने इतना तवज्जो देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात से हम सहमत हैं और मैं धन्यवाद करता हूं आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े। थपलियाल जी, आपका भी धन्यवाद, और ध्यानी जी आपका भी धन्यवाद, और नैथानी जी बीच में चले गए, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, आभार, नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय देव।